चलो बेसिक फंडामेंटल से हम शुरू करेंगे। ईवीएस का पहला क्लास है। दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर कुरुक्षेत्र एएनयू एंड वाईवीयू स्टूडेंट्स एंड फॉर एवरीवन जो ईवीएस पढ़ना चाहता है। स्टार्टिंग पार्ट है ना हमारा ईवीएस का। ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला यूनिट क्या बोलता है सुन लो पहले, कि वो नहीं पूछ रहा है कि एनवायरनमेंट क्या है, वो पूछ रहा है एनवायरमेंटल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें परिवेश शिक्षा लेना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, बट हमें उस पॉइंट पे जाने से पहले बेसिक फंडामेंटल्स देना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। जिनको ब्लर दिख रहा है मैं बोल दे रही हूँ, ट्राई करूँगी इसको डार्क में लाने के लिए एडिट करके, बट सुन लो अभी, और जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ समझ ना पाओ तो मुझे बोलना। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लोजली डिपेंडेंट अपॉन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स। अभी सुनो, जैसे मान लो हम लोग क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम लोग ना दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। अरे नॉन लिविंग तो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, राइट। तो नॉन लिविंग चीज़ें होंगे और थिंग्स होंगे, राइट। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पे हम थिंग्स लिखते हैं। तो हम सीख रहे हैं नॉन लिविंग, थिंग्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे एंड नॉन लिविंग थिंग्स पे। तो ये लिविंग एंड नॉन लिविंग जहाँ पे रहते हैं उसको क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे। सो टोटली हम लोग किससे किसको जोड़ रहे हैं ना, नो ऑर्गेनिज्म इज टोटली इंडिपेंडेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म पूरा इंडिपेंडेंट नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए वो एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। हम जीव हैं, जीव है मतलब हमारे अंदर जान है, हमारे अंदर जान है, हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हम एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेंगे, हमें रहने के लिए घर चाहिए तो हम एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेंगे, हमें खाना चाहिए तो हम एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेंगे। एनवायरनमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं परिवेश। ओके, इन अदर वर्ड्स ऑर्गेनिजम्स जैसे कि थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। बोल सकते हो कैसा, अगर रिलेशनशिप में दिखाएं तो ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये है नॉन लिविंग थिंग्स जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ नहीं सकते, उनका साइज नहीं, हम सोच लेते हैं एक लॉन्ग मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। क्यों, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इसमें तो जीवन नहीं है, जान नहीं है, तो वो क्यों हम पे डिपेंड करेगा, उनका आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। हम बोलेंगे उसका आकार बिल्कुल नहीं बढ़ता है, उनका आकार बिल्कुल नहीं बढ़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। साइंस कहता है अगर एक मिट्टी का ढेर है, सो मिट्टी के ढेर के ऊपर क्या जम रहा है, मतलब डस्ट जम रहा है ना, धूली हो गया, सैंड पार्टिकल्स हो गए, वो सब जम रहे हैं, तो उससे उनका साइज बढ़ता है। और हम जो इंसान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये अल्टीमेटली नॉन लिविंग के ऊपर और नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, हम डिपेंडेंट हैं। समझ गए, इतना चीज जानना पड़ेगा क्या है चीज़। हम लोग तो इतने दिन तक पढ़े हैं ईवीएस ईवीएस बोलते हैं, बट हमें जानना पड़ेगा कि लिविंग एंड नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स हैं, चीज़ें हैं जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, परिवेश में, एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। चलो आप बोलोगे कैसे, और एक चीज़ बताऊं, सॉइल, सॉइल नॉन लिविंग है बट वो प्रदूषित होता है ना, किसके कारण, लिविंग बींग्स के कारण, है ना। हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, अम्लजान ले रहे हैं, जो एयर से ले रहे हैं, वायुमंडल से, तो वो क्यों खराब हो रहा है, हमारे कारण। जैसे हम लोग गाड़ी मोटर चला दे तो प्रदूषित हो गया। सो अल्टीमेटली हम उसको प्रभावित करें, वो भी हमें प्रभावित करे। अभी कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट देखो क्या है। द टर्म एनवायरनमेंट, ये जो शब्द है एनवायरनमेंट, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है एनवायरोनर, एनवायरोनर, डबल एन ई आर, एनवायरोनर, which means to encircle और to surround, which means जैसे अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इसको जो घेराव करके और एक सराउंड में रखा है, एक सर्कल में रखा है, वो है एनवायरनमेंट। ठीक है, हम सबको अगर किसी ने लिपटा हुआ है वो है एनवायरनमेंट। सो वी कैन से दैट, हम इसको बोल सकते हैं क्या, that the totality of surrounding of an individual which influence the growth, development and survival of it। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि इंडिविजुअल है,
मतलब मनुष्य है या फिर कोई भी एनिमल है जिसमें जीवन है, उसको कौन प्रभावित करता है? संपूर्ण रूप से एनवायरमेंट और परिवेश प्रभावित करता है। किस लिए प्रभावित करता है? उसके वृद्धि में प्रभावित करता है, उसके विकास में प्रभावित करता है, उसके जीने का जो जरिया है उसको भी प्रभावित करता है। दैट इज सर्वाइवल ऑफ इट। एनवायरमेंट इज द नेक्स्ट। एनवायरमेंट क्या है? तो एनवायरमेंट इज द टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। एंड लिखना एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, और उनका सराउंडिंग एनवायरमेंट, जिसके वजह से एक दूसरे के साथ वो पोटेंशियलिटी दिखा के क्या कर सकते हैं? जिंदा रह सकते हैं, ग्रोथ दिखा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन एक दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू J.S. रॉस, एनवायरमेंट इज द क्या है? एनवायरमेंट इज द एक्सटर्नल, ये बोलोगे आप क्या लिखा है मैम? एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको बोल सकते हैं बाह्य फोर्स है या बाह्य फोर्स है, शक्ति है जो कि इन्फ्लुएंस करता है। एनवायरमेंट हमारे बाहर रहता है, हमारे बॉडी के अंदर एनवायरमेंट थोड़ी है, बाहर है, जो कि हमें प्रभावित करता है। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या बोला गया ना। इट प्रोवाइड स्टिमुली टू एन इंडिविजुअल अंटिल इट्स डेथ। हमेशा देखना, आप जिंदा हो, आपको प्रभावित कर रहा है, तो ये ना स्टिमुली जैसा काम कर रहा है, क्योंकि बाहर से कोई शक्ति आके आपके ऊपर काम कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है, तो एक स्टिमुली जैसा काम कर रहा है। ये कब तक चलेगा? जब तक आपका डेथ नहीं हो जाता। नंबर 2, इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। ये दोनों को पकड़ा हुआ है, बायोटिक को भी, एबायोटिक को भी। नेक्स्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल। ये टोटल दिखाता है, सम टोटल मतलब पूरा, इसको क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ने से जो जितने भी प्रकार के एक्सटर्नल फोर्सेस और बाह्य शक्ति हैं, उसको जोड़ने के बाद उसका इफेक्ट किस पे जाएगा? इंडिविजुअल के ऊपर और मनुष्य के ऊपर, और जिसके ऊपर जिसके अंदर जीवन है, मतलब जो जिंदा रह सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑल कंडीशंस। ये हर एक प्रकार के कंडीशंस को पकड़ता है, सच एज फिजिकल कंडीशन, और मैं यहाँ पे लिख दूँ फिजिकल कंडीशन, बायोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है, बायोलॉजिकल कंडीशन, केमिकल कंडीशन एट्सेट्रा। सो फिजिकल मतलब जो सराउंडिंग में आपके हैं, जैसे कि वायु हो गया, मतलब एयर, वाटर, पानी, सॉयल, ये सब आपका फिजिकल एस्पेक्ट में जाता है। केमिकल मतलब सॉइल है तो सॉइल का पीएच क्या है, कितने बारिश होते हैं, एसिडिटी लेवल कितना है, वो सब। बायोलॉजिकल मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बनते फूड चेन, फूड वेब। ठीक है, क्या हम ये बेस क्लियर है? सो अभी मेरा क्वेश्चन शुरू होने वाला है। मीनिंग, नीड, स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। मुझे पता चल गया एनवायरमेंट क्या है। अब मुझे लिखना है इसका मीनिंग, मतलब क्या है एनवायरमेंटल एजुकेशन का। परिवेश शिक्षा का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत है, क्या इसका एरिया है, मतलब कहाँ तक ये प्रभावित करता है लोगों को, और कौन से एरिया में काम करता है। तो पहले हम जानते हैं, पता है एनवायरमेंटल एजुकेशन को एक कमीशन के द्वारा लाया गया था 1974 में। एक कमीशन का नाम ही है बहुत अच्छा, फिनिश कमीशन, फिनिश नेशनल कमीशन। फिनिश, ये वाला फिनिश है, ठीक है, डबल एन है। फिनिश नेशनल कमीशन 1974 में उन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन को बोला कि इज़ ए वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द गोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हमें परिवेश को सुरक्षा प्रदान करना है, उस लक्ष्य के ऊपर काम करना है, तो एनवायरमेंटल एजुकेशन, परिवेश शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा हम इसको प्रोटेक्शन और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसको कहाँ पे बोला गया? फिनिश नेशनल कमीशन में बोला गया, कमीशन में बोला गया 1974 में। अब देखो एनवायरमेंटल एजुकेशन होता क्या है। एनवायरमेंटल एजुकेशन, पहले का हैंडराइटिंग देखो मेरा कितना छोटा छोटा मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब का हैंडराइटिंग देखोगे बड़ा बड़ा है, तो इसे चेंज करना 2020 का पीरियड एंड 2025 में हम हैं, तो अब सोच लो 5 साल मेहनत करोगे, हैंडराइटिंग भी चेंज हो जाएगा। हैंडराइटिंग इंसान का बहुत ख़राब हो सकता है, बदलाव चाहिए। इसमें इतना छोटा छोटा करके अगर एग्ज़ाम हॉल में लिखते जाए ना, पेपर कभी भी फुल नहीं होने वाला, ठीक है। और बहुत छोटा लिखना भी बहुत टाइम टेकिंग है, पेपर बच जाते हैं।
सो हमें अप्रॉक्स क्या करना है, एक लाइन में 6 वर्ड्स पकड़ने चाहिए, 6 वर्ड्स। 6 से ज़्यादा वर्ड्स अगर पकड़ रहे हैं तो वो आपके कितने पकड़ सकते हैं, 8 या 10, क्योंकि आपका कॉपी जो कुरुक्षेत्र के लिए है वो लैंडस्केप में है, बाकी सबके पोर्ट्रेट में है। तो पोर्ट्रेट में जब लिख रहे हो तो हार्डली 6 वर्ड्स आपके पकड़ने चाहिए एक जगह, और अगर लैंडस्केप में लिख रहे हो तो 10 या 11 वर्ड्स पकड़ने चाहिए। उससे अगर थोड़ा सा और बड़ा लिख के भी लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्लियर कट होना चाहिए। अब देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन एनेबल्स लर्नर टू डेवलप ए स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। अरे कोई भी शिक्षा लोगे तो क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है ना। बस आपको लिखना है एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्प करता है लर्नर्स को कि वो ज्ञान का एक आकार बना सके। किस ज्ञान का, अपने विश्व का, मतलब अपने वर्ल्ड का, पृथ्वी का, और उसी से जो भी नॉलेज उसको चाहिए वो डेवलप कर सके, दैट दे कैन सी एंड दे कैन यूज़ एंड डेवलप थ्रू आउट देयर लाइफ्स एंड पार्टिसिपेट इन ए सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हमें अच्छा फ्यूचर चाहिए तो ये सबको मैटर को डेवलप करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि डेवलपमेंट आए। द वेव ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न स्वेप्ट आउट कंट्री सिंस द भोपाल डिजास्टर ऑफ 1984। मतलब पता है, वेव मतलब तरंग, एनवायरमेंटल कंसर्न मतलब एनवायरमेंट से संपृक्त जो ये तरंग एक बह गया कंट्री में, ये कब बहा था और किस चीज़ के बाद बहुत ज़्यादा फैल गया, ये भोपाल डिजास्टर जो है 1984 का, उस टाइम से। अब देखो नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो एनवायरमेंट वर्ड कहाँ से आया था, फ्रेंच वर्ड है, याद रखो, पहले भी बोला था, एक फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच में कौन से वर्ड से आया है, एनवायरोनर। ऊपर मैंने अभी आपको पढ़ाया था एनवायरोनर, दिस इज द एनवायरोनर, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड से आया है, एनवायरोनर है। ओके, वेरी गुड, याद रहेगा। अब देखो, जिसका मतलब है सराउंडिंग और एनसर्कल, मतलब लिविंग एनवायरमेंट को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जोड़े रखना और उसको कवर अप करके रखना, इसी को बोलते हैं एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट ना बहुत ही कम्प्लेक्स और जटिल है, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, व्हिच सराउंड्स मैन एज वेल एज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जोड़े रखता है और कनेक्ट करके रखता है ह्यूमन बींग्स को और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। याद रखना, हम बस लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, पृथ्वी में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरस। बोलोगे मैम वायरस तो इनएक्टिव रहता है, यस, बट उसको कोई बॉडी मिल जाए तो वो जिंदा हो जाता है वैसे, और उसे छोड़ के भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पैथोजेंस हैं और आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत टाइप के हैं। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन बोलता है कि एनवायरमेंटल एजुकेशन में रिलेशनशिप हमारा किसका किसका चला ना, हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ नॉन लिविंग का और उसके सराउंडिंग का। एनवायरमेंटल एजुकेशन जहाँ पे भी एजुकेशन अब दिखने को मिले ना, तो वो समझ लेना एनवायरमेंटल एजुकेशन है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन डिस्क्राइब करता है इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग द एनवायरमेंट, उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, जिसको आप बोल सकते हो तत्व, और प्रधानतः जो व्यवहार होता है, इन्फ्लुएंस करता है अर्थ को, पृथ्वी को, एटमॉस्फेरिक कंडीशन को। हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत अच्छे होंगे या बुरे होंगे। और फूड चेन, फूड चेन जानते हो ना, हम एक बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो क्या होता है कि एक जैसे बाघ, बाघ किसको खाएगा, इंसानों को खाएगा या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा। जैसे वो बाघ खाता है हरिण को, हरिण क्या खाता है, घास खाता है। अब बोलोगे पेड़ पत्ती फूल घास सब खाता है। अभी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ख़त्म हो गया, और एक साइकिल बोलती हूँ, जैसे मान लो कि हो गए स्नेक, स्नेक खाते हैं किसको, चूहे को। चूहे क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं। अब उसको कौन और खाता है, हम लोग भी खा सकते हैं। तो ऐसा अल्टीमेटली बहुत सारे चेन जुड़ जाते हैं जिसको फूड चेन बोलते हैं। अब जब फूड चेन बहुत सारे जुड़ गए हैं, इसको फूड वेब बोला जाएगा। एक चेन है तो उसको फूड चेन, बहुत सारे हैं तो फूड वेब। सो इसमें काम करना, वाटर साइकिल, ठीक है, एट्सेट्रा इज ए बेसिक साइंस अबाउट द अर्थ। ये सब जानना बेसिक चीज़ें हैं जो आज के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। एंड इट्स डेली एक्टिविटीज़, और उनकी डेली एक्टिविटीज़ को। देयरफॉर दिस साइंस इज
इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इसलिए बोलते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, एनवायरमेंटल साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एक डेफिनेशन देती हूँ अकॉर्डिंग टू एस मिश्रा, ठीक है, एस मिश्रा, एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए प्रोसेस दैट इक्विप्स ह्यूमन बींग्स विथ अवेयरनेस ऑफ नॉलेज। एनवायरमेंटल एजुकेशन, कोई भी शिक्षा ले लो, हर एक शिक्षा आपको ज्ञान देता है, अवेयरनेस जागरूक करता है, स्किल देता है, एटीट्यूड देता है, कमिटमेंट देता है कोई चीज़ को पूरा करने का, वो सब। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन भी आपको वही देता है, आपको अवेयर करवाता है नॉलेज से, आपको स्किल्स देता है, आपको कमिटमेंट देता है पूरा करने का, जो भी इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट वैसे ही आता है अकॉर्डिंग टू आर ए शर्मा। सो एनवायरमेंटल education refers to the awareness of physical and cultural environment and perceives the relevance for real life situation. So environment जो आपका है वो आपको अवेयर करता है आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जैसे आपका एनवायरनमेंट का फिजिकल एस्पेक्ट जो था, कल्चरल एस्पेक्ट जो था, और परसीव करता है डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग को, ठीक है, और परसीव करता है बहुत सारे रेलिवेंस पॉइंट को रियल लाइफ सिचुएशन में। अभी इसका हिस्ट्री भी दूंगी मैं, हिस्ट्री बहुत सारा है। हिस्ट्री के बाद आपका इम्पोर्टेंस के पॉइंट में मतलब नीड एंड इम्पोर्टेंस है तो वो भी दिया जाएगा। ये प्रिंसिपल्स, देन आपका स्कोप, ठीक है। क्या हम इतना, अभी मैं आपको ब्रीफ हिस्ट्री बताती हूँ, अच्छे से सुनना, कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारे पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के अंदर मैं 10 डेज नहीं रहूँगी, बस इतना ही है, बस 20 दिन है ना, तो हमारे पास आराम से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर हो सका तो मैं ओवरऑली बाकी पेपर्स को भी, मेरे पास किताब नहीं है, अगर बुक मिल गए तो हेल्प कर दूँगी, ठीक है। ब्रीफ हिस्ट्री सुनो। द रूप ऑफ ई मतलब एनवायरमेंटल एजुकेशन, शॉर्टकट दे रही हूँ, ठीक है। रूप मतलब छत, एनवायरमेंटल एजुकेशन का छत इंपॉर्टेंट होता है ना, घर का बेस है वो, तो हम बोल सकते हैं ना, आप मतलब बेस मतलब बस नीचे का मत समझो, कभी कभी अगर छत ना रहे तो हम लोग डूब जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे ठंड में, तो इसलिए छत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए एनवायरमेंट का छत। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन का छत किसने दिया? ट्रेस्ड बैक एज द 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब जो 80th पीरियड सेंचुरी था उस पीरियड में ये डेवलप हुआ था। मतलब उससे पहले ना हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को उतना ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे, ना ही इसका इम्पोर्टेंस हमें खास पता था, तो उसको बस रिकॉल किया जाता था कि पेड़ लगाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, बस इतना बोलते थे। और 18th सेंचुरी से ज़्यादातर इसके ऊपर फोकस किया गया। किसने किया? जीन जैक्स रॉशो, जीन जैक्स रॉशो, ठीक है, जीन जैक रॉशो ने किया 18th सेंचुरी में। फिर देखो, एज द बिगिनिंग ऑफ प्रिजर्वेशन फेज, जब हम एनवायरमेंटल एजुकेशन को काम में ला रहे हैं, एक दिन में कोई किताब नहीं चल जाता, एक दिन में एनवायरमेंटल एजुकेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा स्कूल में, तो इसके लिए बहुत मेहनत किया गया था, क्योंकि एनवायरमेंटल एजुकेशन में साइंस का बहुत सारी चीज़ें आते हैं। हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हैं जिसका ज़रूरत नहीं है फिर भी होता है। कभी कभी पोल्यूशन जानबूझ के भी क्रिएट हो जाता है, कभी कभी अनजाने में, तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा। इसलिए हमने प्रिजर्वेशन फेज, मतलब उसको कैसे संग्रहित करें, उस फेज को स्टार्ट किया। कब किया? 1864 में किया, प्रिजर्व करने का। मैन एंड नेचर एक किताब आया, पहला बुक था वो, जॉर्ज पर्किंस ने वो बुक डिस्कवर किया था, मैन एंड नेचर, मतलब मनुष्य एवं उसका परिवेश, और नेचर मतलब परिवेश बोल सकते हो, और आपका जो भी एनवायरनमेंट है। सो जॉर्ज पर्किंस एजुकेशन, आपने सुना होगा, एनवायरनमेंट वर्ड यहाँ से आया, ये हमको पता चल गया। अब बोले एनवायरमेंटल एजुकेशन जो ये टर्म है, ये फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एजुकेशन हेल्ड इन न्यू जर्सी इन 1968। देखो 1964 में इसका प्रिजर्वेशन फेज शुरू हुआ, 100 साल प्लस लग गया, 100 ईयर्स प्लस लग गए एनवायरमेंटल एजुकेशन पे कॉन्फ्रेंस हुआ, और उस टाइम पे एनवायरमेंटल एजुकेशन ये टर्म, एक नाम दिया गया इस कंडीशंस को, क्योंकि हम प्रोटेक्शन बेसिस पे क्या प्रोटेक्ट कर रहे थे? परिवेश, सराउंडिंग बोल रहे थे तब तक, बट अभी सराउंडिंग का एक नाम आया कि एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट को हमें अगर अच्छे से रखना है, उसके लिए एजुकेशन को स्प्रेड करना है। तो ये पहली बार कॉन्फ्रेंस, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ 1968 में न्यू जर्सी में,
उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हमने नाम का अनाउंसमेंट किया। तो इसके हिसाब से दो सबमिट का नाम क्या है, एक था आपका अर्थ सबमिट बोलते हैं, तो जेनेरो अर्थ सबमिट और रियो अर्थ सबमिट बोलते हैं, रियो अर्थ सबमिट। सो रियो डे जेनेरियो बोला जाता है, उसका पूरा नाम है वहाँ का, और जेनेरियो अर्थ सबमिट बोल सकते हो। 1992 में आया था, और एक आया था वर्ल्ड सबमिट 2002 में आया था, 2002 में आया था। जो कि ये दोनों सबमिट का मेन फोकस क्या था, पब्लिक अवेयरनेस, मनुष्य को जागरूक करना, उसके बारे में बताना, ट्रेनिंग देना और एजुकेशन को बताना, एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। सस्टेनेबल मतलब बैलेंस्ड डेवलपमेंट हो सके। अभी ना नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ना था, बट इसको हम थोड़ा सा पीछे लिख सकते हैं क्योंकि ये पेज थोड़ा सा ना ऐसा है, तो मैं कल आपको क्लियर करके दूंगी और पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो हम अभी प्रिंसिपल्स पे चले जाते हैं। पहले प्रिंसिपल्स क्या है, तो प्रिंसिपल्स में हमारा क्या मेंशन है वो सुनो। इंडियन एजुकेशन कमीशन, नाम तो सुने हो, इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो 1964 to 66 इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल करिकुलम। तो आपको अगर पूछा गया कौन सा ऐसा कमीशन है जो कि इंडिया में एनवायरमेंटल एजुकेशन को स्कूल करिकुलम में डालने के लिए बोल रहा है, रिकमेंड किया है, वो कौन है, आपका इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66। सम एजुकेशनल प्रिंसिपल जो इम्पोर्टेंट था एनवायरमेंटल एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए एंड स्कूल करिकुलम में डालने के लिए, वो सारे लेवल्स के लिए। आपको अगर पूछा गया प्राइमरी लेवल में क्या है, यही पॉइंट्स आएंगे, सेकेंडरी लेवल में क्या है, यही पॉइंट्स आएंगे, टर्शियरी लेवल में क्या है, यही पॉइंट्स आएंगे। तो क्या है प्रिंसिपल, पहला देखो, एनवायरमेंटल एजुकेशन EE should emphasize our interdependence with other people। हम एक दूसरे के ऊपर निर्भरशील है, आप मुझ पे निर्भरशील हो, मैं आपके ऊपर निर्भरशील हूँ, और कभी कभी हम किसी और जानवर के ऊपर भी निर्भरशील होते हैं अपने काम के लिए, वो भी हमारे ऊपर निर्भर है। और प्लैनेट एज ए होल, मतलब पूरा ये जो अर्थ प्लैनेट है ये एक दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहता है, ऐसा है। एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड इन्वॉल्व एवरीवन, ये सबको लेके चलता है, सबको इन्वॉल्व करता है। एनवायरमेंटल एजुकेशन मस्ट नॉट टॉट इन वैक्यूम, हवा में उड़ा देने का बात नहीं है, वही चीज़ को इंग्लिश में लिखा दी, या ये सिर्फ हवा में उड़ाने वाला बात नहीं है, असलियत में एनवायरमेंटल एजुकेशन को ऐड किया जा रहा है, ऐड करना चाहिए। टीचर मस्ट बी गुड रोल मॉडल फॉर देयर स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है, जैसे हम लोग को अभी क्या बोला गया है कि हम लोग जैसे एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें, प्रदूषित ना करें, हम जैसे एनवायरनमेंट पे जो भी चीज़ें गंदगी फैलाती हैं उसको रोक टोक करें, उसको साफ़ सुथरा रखें। तो अगर टीचर ही इसका रोल प्ले करेंगे तो ऑब्वियस है बच्चे भी उनको देख के ही सीखेंगे, ठीक है, देख के सीखेंगे। तो ये उनके लिए चीज़ है। अभी और कुछ स्कोप और गाइडिंग प्रिंसिपल देती हूँ, ठीक है। सो मैंने आपको पॉइंट्स कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 8 नहीं 9 पॉइंट्स हैं। तो पहला चलते इधर, हेल्प स्टूडेंट्स गेन फैक्चुअल नॉलेज अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये बच्चों को सहायता करता है कि फैक्चुअल नॉलेज, एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर पढ़ रहे हो उसका महत्व क्या है, उसका वैल्यू क्या है, उसको क्यों पढ़ना चाहिए, उसको क्यों सीखना है, ये सारे चीज़ें बताने पड़ेंगे। एनवायरमेंटल एजुकेशन जब हम लोग बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो एनवायरमेंट का वैल्यू भी हमें बताना है कि एनवायरमेंट अगर बढ़ेगा तो अगर उसके रिसोर्सेज को हम बचाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो हेल्पफुल रहेगा, हमको ही खाने को मिलेगा। जैसे अभी प्रॉपर्टी का रेट बहुत बढ़ चुका है, तो सोचो अगर एनवायरमेंटल एजुकेशन बहुत पहले से चलता और इक्वली हम सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते तो ये रेट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है। ये भी एक कारण है क्योंकि हर एक चीज़ प्रदूषित हो जा रहा है, तो बहुत सारे जगह पे पानी नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत कुछ है कारण, तो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रखना। सेकंड, फोकस ऑन करंट एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल सिचुएशन, हम क्या करेंगे, अभी रिसेंट कौन से घटनाओं पे फोकस करना है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, एंड पोटेंशियल एनवायरमेंटल सिचुएशन, जो ऐसी शक्तियां हैं जिसको हम व्यवहार करें तो इस चीज़ को स्प्रेड कर सकते हैं, वो उस पर ध्यान देना। जैसे आपके हो गए कि हम
टीवी के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं, गानों के माध्यम से बता सकते हैं, कोई सीरियल के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से बता सकते हैं कि कैसे प्रोटेक्ट करना है और ये हमारा कारण है, इसको हम अगर बचाए रखना चाहते हैं तो हमें ये करना है. नेक्स्ट, promote the values of and necessity of environment local, national and international level. प्रमोट करना जितने भी प्रकार का, हर एक सब्जेक्ट का वैल्यूज़ होता है, आप जानते हो, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, एम्स होते हैं, हारमोनियस डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज़ चाहिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट का वैल्यूज़ चाहिए, रिक्रिएशनल वैल्यूज़ हैं, सोशल डेवलपमेंट के लिए वैल्यूज़ हैं. तो ये सारे वैल्यूज़ को बस अपने रूम तक मत रखो या अपने घर तक, स्कूल तक नहीं, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक पढ़ाना है. फिर देखो, एक्सप्लिसिटली और एक्सप्लिसिटी कंसिडर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इन प्लान्स फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. देखो, अगर मैं इसको स्प्रेड अप करता हूँ तो ऑब्वियस है उसके जो भी प्लान्स हैं वो भी अगर स्प्रेड होते हैं तो इससे हमारा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जरूर होगा. नेक्स्ट देखो, ये हेल्प कर रहा है लर्नर्स को डिस्कवर करने के लिए सिम्टम्स एंड रियल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. अगर हम एनवायरमेंट में हैं, परिवेश में बहुत सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स भी हैं और जटिलताएं भी हैं, उसको अगर सुलझाना है तो बच्चों को हमें जागरूक करना पड़ेगा कि तुम कुछ नए नए कारण ढूंढो, क्यों ऐसा घटना घट रहा और उसको कैसे समाधान करें. नेक्स्ट, फोस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड वैल्यूज इन द स्टूडेंट टुवर्ड्स नेचुरल एनवायरनमेंट. बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपने घर को साफ करके बाहर गंदगी फैलाते हैं. तो अगर हम बच्चों को जागरूक ना करें, ना बताएं क्या वैल्यूज़ है, क्या एटीट्यूड है, क्या पॉजिटिविटी है, अगर हम एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए बच्चों को बताना पड़ेगा. नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इको फ्रेंडली हैबिट्स इन स्टूडेंट्स को इको फ्रेंडली हैबिट देना है. इको फ्रेंडली मतलब जो कि परिवेश के लिए अच्छा हो और परिवेश के लिए सुविधाजनक हो, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी देना, पानी का कम अपचय करना और व्यवहार करना, और जो सड़ा गला चीज़ होता है उसको मिट्टी में फेंकना, जैसे वो फर्टिलाइज़र बना दे. जो प्लास्टिक का सामान है उसको डंपिंग जोन में फेंकना या फिर उसको रिसाइकल करने का सोचना, कम से कम गंदगी फैलाना. तो ये सब इको फ्रेंडली है. अब देखो, डेवलपमेंट स्टूडेंट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विथ नेचर के साथ बच्चों का साइकोलॉजिकल मतलब दिमागी सोच और स्पिरिचुअल एक आध्यात्मिक सोच भी रखना पड़ेगा. नेचर भी एक माँ जैसी है, भगवान है हमारे लिए. हम जैसे अर्थ का पूजा करते हैं वैसे रोजा मनाया जाता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है अर्थ का, ठीक है ना. 3 days के लिए सेलिब्रेशन होता है और वहाँ पे हम अर्थ को पूजा करते हैं, अर्थ को हमें इतना खुश रखने के लिए, हमें इतना जगह देने के लिए प्रे करते हैं. तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी रखना है, लॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है. और क्या है लास्ट, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स फॉर मेकिंग डिसीजन एंड प्लानिंग देयर लर्निंग एक्सपीरियंसेस. बच्चों को संयोग बना के देना कि वो जैसे बहुत सारा अच्छे से काम करके डिसीजन ले सके, प्लानिंग कर सके, लर्निंग एक्सपीरियंस गेन कर सके. ठीक है, इसके बाद ये पढ़ा देती हूँ, लास्ट वाला पोर्शन नेक्स्ट क्लास में दे दूँगी. ये देखो सिर्फ डायग्रामेटिक है, ठीक है, बस डायग्रामेटिक है और ये हिस्ट्री है. हिस्ट्री मैंने 4 पेज दिया हुआ है, आपको जितना याद रहे, ठीक है ना. मैं रिकॉल करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं टाइम मतलब कि टाइम साइकिल बनाती हूँ और टाइम स्केल बनाती हूँ जिससे हमें पढ़ने को ईजी हो. पहले तो ये समझो, ये एक अच्छा सा डायग्राम है. तो ये क्वेश्चन आपको 1B में है, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन. कैसे एनवायरमेंटल एजुकेशन आया और कैसे विकास हो रहा है उसको लिखना है. तो यहाँ पे ना जो हिस्ट्री पार्ट वहाँ से पढ़ा था वो लिखना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड करना है, उसके बाद ऐड डेवलपमेंट पार्ट. तो ये डायग्राम बस पहले देखिए. एनवायरमेंटल एजुकेशन, तो ये देखो जितने भी पॉइंट्स हैं एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है. सुनना, एनवायरमेंटल क्राइसिस, अगर एनवायरमेंट ख़राब किया हमने तो थोड़ा त्रुटियाँ तो आएंगी, क्राइसिस त्रुटि बोलते हैं. सो चेंज इन द अप्रोचेस ऑफ द सोसाइटी एंड एनवायरमेंट रिलेशंस, अगर उसमें त्रुटि आता है तो सोसाइटी, समाज और एनवायरमेंट, परिवेश के अंदर सारा रिलेशन चेंज हो जाता है. फिर नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स पैराडिज्म. हम क्या करें, इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल मतलब वही अर्थ के बेसिस पे है, इको मतलब सराउंडिंग, तो सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स तो पैराडिज्म मतलब चेंजेस ओवर द टाइम, जो शिफ्टिंग चल रहा है टाइम के साथ,
उसको अगर हम ज़्यादा एक्सटेंड करें तो वो ख़राब इम्प्रेशन दे सकता है। इकोलॉजिस्ट, आइडियोलॉजी, जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं, जैसे जूलॉजी को जो पढ़े जूलॉजिस्ट, जो इंग्लिश को पढ़े तो उसको हम तो इंग्लिश टीचर ही नॉर्मल बोल देते हैं। और जैसे हम बोले कि रिसर्च कर रहे हो, केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च कर रहे हो तो केमिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बाद एक इकोलॉजिस्ट हैं जो कि एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, सॉइल को स्टडी करते हैं, वाटर को स्टडी करते हैं। तो उनके आइडियोलॉजी और आदर्श नीति को फॉलो करना। और पेडागोजिकल रिन्यूएबल, आप लोग पेडागोजी पढ़ते हैं, उसको रिन्यू करना चाहिए टाइम टू टाइम। तो ये आपका पहला पार्ट है जो कि आपको बताता है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में ये सब देखे जाते हैं। और एक डायग्राम देती हूँ जहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में बहुत सारे की ट्रेंड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या क्या? पहला ऊपर से स्टार्ट करते हैं। रूरल स्टडीज़, पहले गांव को पढ़ेंगे, गांव के लोग, गांव के चीज़ें, गांव के इंफॉर्मेशन लेंगे। उसके बाद फील्ड वर्क करना, आउटडोर एजुकेशन, बाहर जाके पढ़ाई करना, जैसे फील्ड ट्रिप करते हैं। एडवेंचर एजुकेशन, मतलब कहीं पे गए और उसका खोजबीन करना शुरू कर दिया। फिर उससे कनेक्टेड है एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में और एक पार्ट है अर्बन स्टडीज़, मतलब शहर को पढ़ना, शहरीकरण क्यों हुआ, कैसा हुआ। अर्बन इकोलॉजी, शहर में कैसे परिवेश को बचाया जाए। फिर आता है हेरिटेज एजुकेशन, जैसे बहुत सारे स्तूप हैं, मंदिर हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। फिर आता है ग्लोबल एजुकेशन। ग्लोबल एजुकेशन ये डेवलपमेंटल एजुकेशन का मतलब, ग्लोबल एजुकेशन, डेवलपमेंटल एजुकेशन, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि ग्लोबल के अंदर ही डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के अंदर अर्थ एजुकेशन है, पृथ्वी के बारे में पढ़ना, अर्थ साइंस को लेके पढ़ना। ग्लोबल से याद आता है पीस एजुकेशन, पीस से आता है ह्यूमन एजुकेशन, ह्यूमन एजुकेशन से फ्यूचर एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इतना बड़ा ट्रेंड्स हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो इसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर आता है। सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में ही दूंगी, क्योंकि हिस्ट्री है, आधा नहीं पढ़ा सकते, पूरा पढ़ाएंगे।